अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद यामीन शेख है और आज के रोज़ मैं एक छोटे से टॉपिक पर बात करना चाहूँगा जिसके टॉपिक का उन्वान है हार्नेसिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेस इनोवेटिव अप्रोचेस टू मिटिगेट इन्फ्लेशन। नाम की नौइयत को समझते हुए आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो एक प्रेजेंटेशन है ये किस टॉपिक के अराउंड सराउंड कर रही होगी। मेरे तमाम ग्रुप मेंबरान के नाम आपकी स्क्रीन के सामने हैं और जो इस टाइटल के अंडर हैं सब हेडिंग्स वो भी आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रहे हैं। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें उसके स्टार्टिंग पॉइंट्स यानी जो बेस है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की जो लुग़वी मायने हैं वो है महंगाई, कि हर बंदा महंगाई के शिकार में मौजूद है। अब ये महंगाई क्यों होती है? पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और हर डेवलपिंग कंट्री में इन्फ्लेशन होती ही होती है। बट पाकिस्तान करंटली 25% क्रॉस कर चुका है इन द टर्म ऑफ इन्फ्लेशन एंड करंटली पाकिस्तान इज रिलाइंग ऑन 29.3%। पाकिस्तान करंटली डेब्ट में भी है जिसकी वजह से डायरेक्ट इफेक्ट इन्फ्लेशन पर पड़ रहा है एंड द इन्फ्लेशन रेट इज एक्सीडिंग। और लोग जो हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। जैसे पाकिस्तान के रेगुलर इनकम्स हैं, जो आज के यंग स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर्स करके ग्रेजुएट्स होके जो मार्केट में आते हैं जस्ट टू अप्रोच अ जॉब, तो वो लोग गुड जॉब के जो सैलरी होती है वो अराउंड 20,000 to 25,000 के अराउंड रिलाई कर रही होती है एंड दिस इकोनॉमी इज वर्स्ट इन एजुकेशन। वैसे भी पाकिस्तान का एजुकेशनल जो कंडीशन है वैसे ही वर्स ऑफ है एंड इफ वी आर कंसिडरिंग इन द टर्म ऑफ इन्फ्लेशन, एक यंग स्टूडेंट अ यंग बैचलर स्टूडेंट वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाता है। अब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन क्यों है? सबसे पहला जो सवाल उठता है वो यही उठता है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि पाकिस्तान पर डेब्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और करंटली पाकिस्तान में के अराउंड 200 प्लस बिलियन डॉलर्स जो है पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड ओ करता है। इन टर्म्स ऑफ आईएमएफ, इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान ओवरऑल ये पैसे ओ करता है। नाउ अब हम ये सपोज करते हैं कि एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कैसा है। सबसे पहली बात ये है कि इंडिपेंडेंस पीरियड जो था पाकिस्तान का आई डॉट 1947 से लेकर, चूंकि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क था और उससे हटके एक जैसे कोई इकोनॉमी नहीं बनती है तो उसने वैसे भी काफ़ी इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और डेवलपमेंटल सेटअप्स उनको रखने पड़ते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना पड़ता है। तो एक नई इकोनॉमी में ये सब चीजें एक कॉमन बात है। और उस टाइम जैसे करेंसी लॉन्च हुई थी एंड एनी कंट्री विच लॉन्चेस अ करेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहता है कि उस कंट्री पर इन्फ्लेशन जरूर हिट करेगी। दूसरा जो फिर टाइम आता है वो आता है नेशनलाइजेशन का, मतलब 1947 के बाद का एरा। उस दौर में इन्फ्लेशन जो थी वो मिड पॉइंट तक जा पहुंची थी। अब इन्फ्लेशन जो उस टाइम पर हिट हो रही थी वो क्यों हिट हो रही थी? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हर बंदे के दिल में ये सवाल उठेगा कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो क्यों उठ रही थी उस टाइम में। बट जब कोई करेंसी बनती है, वेन एवर अ करेंसी इज लॉन्च्ड, उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है उसकी इक्वलेंट कोई करेंसी रख दी जाती है। जस्ट करंटली जो करेंसी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड मानी जाती है वो है डॉलर्स, यूएसडी। अब करंटली उस सिनेरियो को देखा जाए तो उसकी इक्वलेंसी में पाकिस्तान ने एक मिड पॉइंट रख लिया था कि एक लंबा अरसा पाकिस्तान डॉलर के अब इक्वलेंट था, डॉलर से ज्यादा था। बट करंट जो सिचुएशन है वो ये है कि एक डॉलर के बराबर पाकिस्तानी करेंसी है 278 पीकेआर। इट इज अ बिग अमाउंट, इट इज अ ह्यूज अमाउंट। अब हम आते हैं एक सिंपल सी एनालिसिस पर, परवेज मुशर्रफ साहब के एरा पर। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में इन्फ्लेशन जो थी वो बिल्कुल स्टेबलाइज्ड थी। उनके दौर में इन्फ्लेशन जरा बराबर भी ना हाई हुई ना लो हुई, हुई भी तो पॉइंट्स में, सो आई थिंक दैट वाज नॉट अ बिग इशू। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि वर्ल्ड वाइड पेट्रोल के क्राइसिस आ रहे हैं। उन्होंने क्या देखा कि पूरी वर्ल्ड में पेट्रोल के क्राइसिस चल रहे हैं, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का एक हिट लगा। पर परवेज मुशर्रफ साहब के एरा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब ने एक नई चीज उस टाइम पे लॉन्च की थी, विच इज टुडे नोन एज सीएनजी।
भाई जनरेटर्स जो है उनको आप सीएनजी से चलाओ, अब गाड़ियों को सीएनजी से चलाओ। ऑल ऑफ द वर्ल्ड वाज रिलाइंग ऑन गैस। और उनका उस दौर का एरा लोगों को तो भाई बड़ा इनोवेटिव लगा कि भाई परवेज मुशर्रफ साहब ने हमारे लिए अच्छा कर दिया, उन्होंने हमें ये कर दिया वो कर दिया। बट करंटली क्या हो रहा है? करंटली पाकिस्तान इज फेसिंग गैस क्राइसिस। मतलब आज के दिन से अगर देखा जाए, पाकिस्तान के पास मोर देन 5 इयर्स तक कोई गैस मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के पास 5 इयर्स तक की गैस मौजूद है। इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम देखें, आज के दौर में इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस भी बहुत ज्यादा चल रही है। हाफ ऑफ द कराची, हाफ ऑफ पाकिस्तान इज फेसिंग लोड शेडिंग। अभी ये क्यों हो रहा है? पूरी दुनिया इवॉल्व कर रही है सोलर पैनल पर चूंकि हमारी जो सिस्टम है वो करप्ट है। वी कैन नॉट क्लेम एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट आवर होल सिस्टम इज करप्ट। अब करंट सिचुएशन को देखा जाए तो वो इस सिनेरियो में नहीं देखते हैं। अगर करंटली पाकिस्तान को एनालाइज करें तो किसी भी प्लान पर इनिशिएट लेने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मिनिमम 5 to 6 years लग जाते हैं किसी भी प्रोग्राम में आगे बढ़ने के लिए। तो पाकिस्तान ने शायद इनिशिएटिव निकाला हो, कुछ ना कुछ निकाला हो, पर यह है कि पूरी दुनिया को अभी करंट क्राइसिस में सोलर पैनल की तरफ इवॉल्व कर लेना चाहिए। सबसे पहला इनोवेटिव आइडिया जो मेरी तरफ से है वो ये है कि जस्ट टू डिक्रीज द सोलर पैनल, सोलर इलेक्ट्रिसिटी एरा, इस बीमारी से हम बाहर निकले, इलेक्ट्रिसिटी एरा से हम बाहर निकले। अभी करंट सिचुएशन को अगर देखा जाए तो सबसे पहला इनोवेटिव आइडिया यही रहता है कि बिजली क्राइसिस को कम करो। अब हम एक रैंडम कंपैरिजन करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान में करंट यूनिट चल रहा है 53 रुपीज, बट इंडिया में पर रुपी चल रहा, वहां चल रहा है पर यूनिट 2 रुपीज। पाकिस्तान से x50 टाइम्स ज्यादा। अब करंट सिचुएशन को देखा जाए तो पाकिस्तान के पर जितना डेप्ट है, पाकिस्तान जितना कर्जे में है, उसको पर डे का खर्चा जो बिजली की यूनिट से निकल रहा है 37,000 रुपीज, इन विच होल इकोनॉमी इज परसिस्टेंट। पूरी इकोनॉमी चिल्ला रही है, पूरी इकोनॉमी रो रही है। ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये पूरी इकोनॉमी जो है ये सही नहीं कर रही है। जबकि इंडिया जो है वो पर डे 1,53,000 अप्रोक्सीमेटली अर्न कर रही है पर डे। वो क्यों अर्न कर रही है? क्योंकि उनका आधा सिस्टम जो है वो इवॉल्व कर चुका है सोलर पैनल पर, यानी दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ रही है बाहर से। अब ऑब्वियसली लोग हैं, लोगों के पास अकल है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग इवॉल्व करते जा रहे हैं। नाउ करंटली सेइंग द 2000 एरा एंड द लेट 2000 एरास, मतलब जो करंट सिचुएशन चल रही है आई डॉट 2024, ये है कि पाकिस्तान इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को भी देख रहा है, पाकिस्तान सारी सिचुएशन को देखता हुआ आ रहा है, और एंड ऑफ द डे वो किस पर रिलाई कर रहा है कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, बिजली महंगी है, पानी महंगा है, गैस महंगी है। और करंटली देखा जाए तो गैस के भी यूनिट्स एक्सीड होते जा रहे हैं, मतलब हर मिडिल क्लास बंदे के बजट के बाहर है। चलें अब हम एक छोटा सा, जस्ट टू कीप द कन्वर्सेशन प्रिसाइज, हम एक छोटे से इनोवेटिव अप्रोचेस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो डिस्कशन है वो है डायरेक्ट सब्सिडीज। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये रहता है कि सब्सिडी होती क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सब्सिडी होती है इंसेंटिव, जो कि गवर्नमेंट किसी को एक इंसेंटिव देती है। क्यों देती है? ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। आपके सामने अभी ग्राफ है एक, जो कि मोबाइल चार्ट्स पर है, जो करंट मोबाइल्स की जो सेल परचेज है, जो स्मार्टफोन्स की जो सेल परचेज है अर्बन एंड रूरल एरियाज में। अब मेरा जो अंदाजा है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट लगी हुई है, तो हम एक छोटे से रैंडम डिस्कशन करेंगे। वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट जो है वो इस पर रिलाई करता है कि सबसे पहली चीज जो पाकिस्तान की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम अगर सारी कन्वर्सेशन को प्रिसाइज रखें, वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर इतनी महंगी क्यों हो रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मीट इंडस्ट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोल्ट्री इंडस्ट्री। सबसे पहली जो बेस चीज है आई डॉट ई, वीट, राइस एंड अदर थिंग्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर इतनी महंगी क्यों होती जा रही है। आई थिंक जो गवर्नमेंट को फार्मर्स को सबसे पहले सब्सिडी देनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान में सबसे पहली सब्सिडी जो फार्मर्स को मिले वो ये है कि उनको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करे गवर्नमेंट। अब सब्सिडी में सबसे पहला ख्याल जो हम सबके दिल में आता है, जो कि हम इकोनॉमिस्ट बनने वाले हैं, सबसे पहला ख्याल आता है वो ये है कि सब्सिडी डालने
डालने से एक्सपेंस बढ़ेगा, रेवेन्यू थोड़ी बढ़ेगा। और पाकिस्तान पर जितना डेप्ट है, पाकिस्तान को अपना एक्सपेंस मिनिमम रखना है और उनकी इंपोर्ट्स और उनके जो रेवेन्यूज है उनको एक्सीड करना, उनको बढ़ाना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम इस सिनेरियो को देखें कि हम फार्मर्स को दे देते हैं फर्टिलाइजर्स, अब गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, ये ऐसे नहीं कि बस ये दे रही, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है फार्मर्स पर। अब करंट सिचुएशन क्या है, किसी को नहीं पता फार्मर्स को क्या मिल रहा है, बट करंट सिचुएशन को देखा जाए, फार्मर्स आर अटेम्प्टिंग सुसाइड जस्ट बिकॉज उनको उतना नहीं मिल रहा जितना वो डिजर्व करते हैं। वो मेहनत करते हैं और उनको वो उतना नहीं मिलता। अब करंट सिचुएशन क्या, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी अभी लीड कर रही है, सबसे पहला पॉइंट उनको ये करना चाहिए कि सबसे पहले वो गवर्नमेंट को फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करें। अब उससे डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा, फार्मर्स ये सोचेंगे कि फर्टिलाइजर्स का खर्चा हम नहीं कर रहे हैं, वो जो एक्सपेंस फर्टिलाइजर्स पर लगाते थे वो पूरा एक्सपेंस क्रॉप्स पर लगाएंगे। जो वो 1 टन के अराउंड वो क्रॉप बनाते थे वीट की, वो 1 टन के बजाय 5 टन पर बनाएंगे। अब गवर्नमेंट उन पर इन्वेस्ट करेगी 1 लाख रुपीज, बट उनको डायरेक्ट फायदा मिलेगा दूसरे हाथ पर 5 लाख टन, 5 टन पर उनका उनके जो रेवेन्यू है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो सबसे पहली इनोवेटिव अप्रोच मेरी ये है कि उनको डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए। ऐसी बहुत सारी अप्रोचेज है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पर वो डायरेक्ट पूरी इकोनॉमी पर इफेक्ट वो इन्वेस्ट करें, पूरे रोड्स पर जो सोलर लाइट्स, जो लाइट्स लगी हुई है फॉर पब्लिक, लाइट्स लगी हुई है पब्लिक पार्क से, उधर सोलर पैनल लगाओ। वो जो बिजली के बिल्स हैं वो नहीं आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान अपनी बिजली खुद जनरेट करेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा ये है कि सब्सिडीज बढ़ाओ, इंक्रीज द अमाउंट फॉर द डायरेक्ट सब्सिडीज। द सेकंड पॉइंट, दूसरी मेरी तरफ मेरे ख्याल से इनोवेटिव आइडिया है, वो है प्राइस सीलिंग्स। जितना मुझे बात हुई थी मेरी 2-3 अपने ग्रुप मेंबरान से, वो कह रहे थे कि ये आइडिया थोड़ा बैकवर्ड है, ये आइडिया थोड़ा पुराना है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ बैकवर्ड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया। बाय, सबसे पहली बात ये है कि जो करंट इकोनॉमी में जो बेसिक चीजें हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सबसे बेसिक चीजें हैं वो ये है कि इकोनॉमी में सबसे पहले एक चीज देखनी चाहिए, वो ये है कि लोग अफोर्ड कर सके, लोगों की परचेजिंग पावर को हम बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप वीट, राइस, ऑयल की प्राइसेस बढ़ाएं। ठीक है, सबसे पहले, अब सबसे फिर से सबके जहन में आ रहा होगा ख्याल कि भाई ये सारी चीजें महंगी हैं, इनको डिक्रीज करेंगे तो सब्सिडी देनी पड़ेगी, सब्सिडी अगर देंगे तो वापस वो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेवेन्यू का क्या हुआ, रेवेन्यू इधर भी बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, सबसे पहला तो फिर ये उठता है। लोग जो हैं, जो अपने बच्चों को, जिनके बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, वो उनको उस लेवल पर उनको न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं, वो अपने बीवी बच्चों को उस लेवल पर उनको जो ग़िज़ाइयात है जो एक बच्चे की डेली रूटीन में होनी चाहिए वो उनको नहीं दे पाते हैं। वो एक एवरेज, मतलब एक बंदा जो एवरेज कमा रहा है, एक बंदा जिसकी इनकम जो है वो बिलो एवरेज है या एवरेज इनकम है, एक बंदा जो पुअर है, पुअर टू मिडिल क्लास है, वो उन चीजों को अफोर्ड करेगा। ज्यादा नहीं तो इतना अफोर्ड कर लेगा कि वो अपने बच्चों को खिला सके। तो डायरेक्ट इफेक्ट रेवेन्यू पर पड़ेगा कि रेवेन्यू बढ़ेगा। तो थर्ड मेरे ख्याल से इनोवेटिव अप्रोच है वो ये है कि डिजिटल करेंसी, जो डिजिटल करेंसी है उसको बढ़ाया कैसे जाए। ये डिजिटल करेंसी में पाकिस्तान कैसे इसमें अपनी कोई करेंसी लॉन्च करे, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि जो बिटकॉइन का कोई जिसने लॉन्च किया बिटकॉइन, वो न्यूयॉर्क का बंदा था। वो जो बीएनबी है, वो जो क्या कहते हैं बाइनेंस कॉइन है, वो किसी और ने बनाया था। इथरम कॉइन किसी और ने लॉन्च किया था। दीज थ्री आर द टॉप मोस्ट अर्निंग कॉइन्स इन द स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री। अब करेंसी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक ऐसी करेंसी लॉन्च करे जो यूएसडीटी के इक्विवेलेंट आकर खड़ी हो सके। पाकिस्तान एक ऐसी ऑनलाइन करेंसी लॉन्च करे जिसमें पाकिस्तानी लोग इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान, क्योंकि आज के दौर में सारे स्टूडेंट्स जो हैं, सारी जो यंग जनरेशन जो है, उनकी जो मेंटालिटी वर्क कर रही है उस सिनेरियो पर वर्क कर रही है कि जो इनकम है उनको हम लगाएं बिटकॉइन पर, वो जो हमारी इनकम है हम उनको स्टॉक्स पर लगाएं। अब पाकिस्तान एक ऐसी करेंसी लॉन्च करे जिस पर स्टूडेंट्स का एतबार बने, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो पाकिस्तानी इनिशिएटिव्स पर वो उस पर अप्रोच रखती है। पाकिस्तानी इनिशिएटिव्स पर वो बच्चे, वो यंग जनरेशन, वो यंग मैन वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि पाकिस्तान बेहतर सिचुएशन पर जाए। क्योंकि इफ आउट ऑफ 100 50 स्टूडेंट अगर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो 50 स्टूडेंट पाकिस्तान को इंप्रूव करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही बाहर जाना चाहते हैं, सारे ही पाकिस्तान को इंप्रूव करना चाहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी चंद बच्चे जो है वो पाकिस्तान को इंप्रूव करने में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब जो मेरे ख्याल से इनोवेटिव अप्रोच 4 जो काउंट होती है वो है प्राइस कंट्रोल्स। अब सबसे पहला पॉइंट तो है प्राइस कंट्रोल से मुराद है क्या।
इसके लिए मैं एक रैंडम सी एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज पाकिस्तान की नेट करेंसी, जो पाकिस्तान के पास नेट पैसा है वो है 100 रुपीज। पूरे पाकिस्तान में 100 रुपए हैं और पाकिस्तान में चीजें चंद है, मतलब बीट हो गया, राइस हो गया, ऑयल हो गया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम सपोज करेंगे कि वीट जो है उसके प्राइस है 2 रुपीज। अब 2 रुपीज करंटली देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में 2% जो शेयर है वो वीट दे रहा है। अगर देखा जाए तो 2 रुपए का अगर हमारे पास है वीट, तो 2% हमारी इकोनॉमी में वीट दे रहा है, जो कि एक एक्सीडिंग प्राइस है। अब उस प्राइस को कंट्रोल ऐसे किया जाए कि सबकी इनकम को देखते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस चीज पर एक लिमिट लगा दे। अब हर बंदा अगर 20,000 रुपये ऑन एवरेज कमा रहा है, तो जो वीट है वो मिनिमम पर केजी 40 रुपीज होनी चाहिए, 40 रुपीज होनी चाहिए। एंड आई थिंक नेट जो 10 किलो का जो बैग है वो मेनली 380, 390, 400 तक होना चाहिए। पर जो करंट पाकिस्तान में रिलाय कर रहा है वीट, वो रिलाय कर रहा है अराउंड 1500 to 1800। एक अच्छा आटा सेम दूसरी चीजों पर रिलाय करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इनकम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस इंडेक्स ऑफ एनी कंज्यूमर गुड्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइस कंट्रोल, के एक इन्फ्लेशन को लिमिट रखने के लिए प्राइस कंट्रोल लगा दी जाए। फिर से सबको वही सवाल आएगा कि एक्सपेंस बढ़ेगा गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट में जब इंडस्ट्रीज को लॉस होगा तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज देगी। मतलब पर प्रोडक्ट, सपोज सपोज हम सपोजिशन कर लेते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है पर केजी 100 रुपए कंपनी को दे रहा है, ठीक है। अब उनकी मंथली सेल्स जो थी वो थी 40 केजीज पर, चूंकि उनकी प्राइस लिमिट हो गई है तो जो 40 केजीज की खरीद थी वो X5 हो गई है। X5 एक लमसम अंदाजा, जबकि मेरे ख्याल से X100 तक इंक्रीज हो सकती हैं ये प्राइस गुड्स। मतलब जो गुड्स जो लोग अफोर्ड तक नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोग सुसाइड्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो है अपने बीवी बच्चों को कम न्यूट्रिशन दे पाते हैं, जो अपने बीवी बच्चों को कम ग़िज़ाइयात दे पाते हैं, उसके नतीजे में वो लोग कम इनकम सपोर्ट कर पाते हैं। तो डायरेक्ट इफेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बढ़ेगा, क्योंकि के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। अब जो लास्ट है वो एक इनोवेटिव अप्रोच 5, दैट इज इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन से मुराद है क्या, ये प्राइस वेजेस क्या है। अब जो सबसे लोएस्ट अर्निंग जो हमारे पास जो सिटीजन है वो लोग जो मजदूरी करते हैं, मतलब बाइक या राइडर्स, फूड पांडा राइडर्स, जो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो वर्कर्स है, अब उनकी इकोनॉमी को देखा जाए, अब उनको छोड़ देते हैं। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देखते हैं, उनकी जो पेंशन पेज है, उनकी जो रेगुलर पेज है, उनमें से ये लोग कुछ अमाउंट निकालें। ये मेरा एक अप्रोच, ये मेरी एक अप्रोच है। ऑब्वियसली द वन हु अर्न्स द मोस्ट पेज द मोस्ट। इस पर अभी मैं इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, उसके डिस्कशन के बाद मैं अपने सेकंड ग्रुप मेंबर पर डिस्कशन पास करूंगा। अभी जो करंट जो प्राइस चल रही है चंद इकोनॉमीज पर, वो एक लिमिटेड है। मतलब द वन हु अर्न्स द मोस्ट पेज द मोस्ट, मतलब जो सबसे ज्यादा कमा रहा है वो सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, जो जितना कम कमा रहा है वो उतना कम टैक्स पे कर रहा है। तो ये मेरे हिसाब से 5 इनोवेटिव अप्रोचेस थी। अब मैं खाली कन्वेंशनल अप्रोचेस जो गवर्नमेंट और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो लीड करने के लिए एक कदम ले रही हैं, उस पर मैं छोटा सा डिस्कशन करके जो नेक्स्ट जो है हमारी उनके पास कर दूंगा। सबसे पहले जो हम जिनका बात करेंगे वो ये है कि भाई जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं, सबसे पहला तो ये है ना, ये तो सबसे पहले जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड हैं जो पाकिस्तान पर हिट कर रही हैं, हम सब पर तो बात नहीं कर सकते। हम खाली 3 ही टॉपिक पर बात करेंगे, द इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, द वाटर क्राइसिस एंड द फूड इन्फ्लेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हेल्थ सेक्टर। मैंने पूरी डिस्कशन में हेल्थ सेक्टर पर तो बात ही नहीं की, चूंकि हेल्थ सेक्टर में वैसे भी बहुत फ्लॉज है। इस पर एक छोटा सा मैं बात कर ही लेता हूं कि देखिए JSMU यानी कि सिविल हॉस्पिटल में जब तक आप कोई सोर्स नहीं लेकर आते पीछे से, तब तक आपको एक अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सिद्ध की सिस्टम के आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, कि जो हमारी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं, जो फूड की अप्रोच है वो कितनी महंगी है। आज हम देखें कि इस पर एक चंद हम प्राइसिंग का डिस्कशन करेंगे, जो कि हमने इनोवेटिव अप्रोचेस की बात कर ली है। तो सबसे पहले कि वीट के प्राइसेस देखें, राइस के प्राइसेस देखें, पेट्रोल के प्राइसेस देखें, सभी प्राइसेस जो है ये एक्सीड कर चुकी हैं अपनी लिमिट से, जबकि गवर्नमेंट ने एक लिमिट बनाई हुई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, और वो लोग जो पाकिस्तान को इंप्रूव करना चाहते हैं, ये मेनली पूरा स्टेप उनके लिए भी है कि just control the prices so that the people who earn a limited amount may have the potential to purchase that product। कोई भी बंदा जो कम कमाता है, कम से कम वो उतना तो उसके अंदर पोटेंशियल हो कि वो चीज को परचेज तो कर सके।
Now coming to the conventional approaches from the Pakistan government and the State Bank of Pakistan, Central Bank of Pakistan. अब जो मेरे ख्याल से जो फिस्कल पॉलिसीज में जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि सबके लिए एक लिमिटेड अप्रोच है, सबके लिए भाई जितने टैक्सेस है वो सबके लिए इक्वल है। बट इसके लिए मेरी एक अप्रोच है जो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन की, वो ये थी कि द वन हु अर्न्स द मोस्ट मस्ट पे द मोस्ट। मेरी ये अप्रोच है ना। ये मैंने ऐसे क्यों सोचा, ये सभी कहते हैं कि भाई ये लोग तो सारे ही बोल रहे हैं ये ऐसे हो या ऐसे हो। अब जो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट को परसेप्शन निकालना चाहिए तो इसमें भी गवर्नमेंट की थोड़ी सी मेहनत लगेगी, जस्ट मतलब एनालाइज द इकोनॉमी कि कौन सी इकोनॉमी जो है, कौन से सिटीजन्स हैं जो अर्न कर रहे हैं सबसे पहले। क्योंकि हाफ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान आर स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ द इकोनॉमी आर हाउसवाइफ्स, हाफ ऑफ द इकोनॉमी आर गर्ल्स हु आर स्टडीइंग और आइदर लिविंग अ मैरिजुअल लाइफ। मेनली इकोनॉमी में अर्न करते हैं उन लोगों की इनकम का अंदाजा लगाया जाए तो भाई जो एवरेज इनकम है वो है क्या। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है मेनली कुछ लोग कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं, कुछ लोग रैंडम कंपनीज में जॉब करते हैं जो कि उनके पास उस लेवल की एजुकेशन नहीं रहती, और मेनली कुछ बच्चे फ्रीलांसिंग करते हैं। अब जो मेरा ख्याल है वो ये है कि वो बच्चे जो डॉलर्स में कमा रहे हैं उनसे रेमिटेंसेस काटें। फिर सामने से सवाल आएगा कि भाई रेमिटेंसेस लेते हैं, मेन अमाउंट ये है कि एक बंदे की इनकम देखा जाए। ये भाई एक बंदा अगर महाना $5,000 कमा रहा है तो उससे एक रेमिटेंस का एक अमाउंट फिक्स कर दो, $1,000 वाले से कितना ले, 2,000 वाले से कितना ले, एंड सो ऑन। सेम पाकिस्तानी अर्निंग वालों से लो कि एक लिमिट रख दो, ये भाई 30,000 से नीचे वालों से हम टैक्स नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने ऑब्वियसली किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, या तो अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है या तो उसने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। एंड इट्स अ ह्यूज डिबेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इनकम दैट एवरीवन इज जनरेटिंग either by their skill set or either by their like they are doing some मजदूरी वगैरह ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि फिस्कल पॉलिसी में मेरी एक इनोवेटिव अप्रोच है, एंड द सेकंड इज द मॉनेटरी पॉलिसी अप्रोच। जो करंट पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो काफी हाई है। एक टाइम था पहले जब मुझे कोई लग्जरी लेनी थी कि मैं जो चाह रहा था कि यार मेरा घर है, मैंने उधर फैंसी लाइट्स लगवा लूं, मैं कोई फैंस चेंज करवा लूं, मैं कोई सोफा सेट ले लूं, तो मेरी क्या अप्रोच उस टाइम पे थी, भाई मैं लोन ले लेता हूँ। पाकिस्तानी कोई लोन लेने की उस टाइम पे भाई क्या इंटरेस्ट रेट था, 1.5% 2%। बंदे ने बोला ठीक है, बंदे ने लोन ले लिया। अब कोई नेसेसिटी आ गई है आज के दिन, कोई बच्चा मेरा यूनिवर्सिटी जाने वाला है, कोई बेटी मेरी के जॉब के लिए उसने अब्रॉड जाना है किसी स्टडीज के लिए, तो वो ऑब्वियसली बैंक के पास जाएगा या वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा जो उसको लोन देती है। और वो जैसे उसके पास जाता है वो उसको कहते हैं कि भाई जो लोन जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 32% रुपीज। ऑब्वियसली वो जो अपनी नेसेसिटी थी वो उसको रोक लेता है। क्यों? क्योंकि अगर एक बंदा ₹1,00,000 लेता है तो हर मंथ 32,000 रुपीज कैसे पे करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यही रहती है ना, वो कैसे पे करेगा एक ऐसा अमाउंट जो कि नाकाबिल कबूल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जस्ट मतलब अभी जो करंट जो गवर्नर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मिस्टर जमील अहमद साहब, उन्होंने तो अभी कहा है कि पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस में काफी बेहतर है और पाकिस्तान की जो करेंसी वैल्यू है वो अब इस हद से ज्यादा नहीं गिरेगी। और आई थिंक कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो बिल्कुल ब्लूम कर चुकी है, एंड दैट करेंसी इज वेरी हैज क्रैश्ड वेरी बैडली। नाउ अगर हम इस बात पर आते हैं कि पाकिस्तानी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो रहे हैं पर हमें तो नहीं दिख रहा। हमारे लिए तो वही बिजली महंगी है, हमारे लिए तो वही पेट्रोल के प्राइसेस महंगे हैं, 300 रुपीज पर लीटर। दूध हमारे लिए वही रेट्स पर है, 200 रुपीज पर लीटर। ये रेट्स हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान इंप्रूव कर रहा है वो उन्हीं के लिए इंप्रूव कर रहा है, बट फॉर द कॉमन सिटीजंस लाइक अस आर नॉट फैसिलिटेटेड बाय द इकोनॉमी के। एक इकोनॉमी में से जो सबसे मेन इफेक्ट पड़ना चाहिए वो सिटीजंस पर पड़ना चाहिए। इन्फ्लेशन की जो लिमिट है वो कम से कम डिक्लाइन तो हो। बट मैंने छोटे से डिस्कशन के लिए मैंने कोई ज्यादा लंबी बात नहीं की, मैं आई हैव डिस्कस्ड ओनली 6 to 7 इनोवेटिव अप्रोचेस। तो मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट इन इनोवेटिव अप्रोचेस पर मद्देनजर डाले तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो ज्यादा नहीं बट द इन्फ्लेशन माइट बी कंट्रोल्ड। एंड इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी इस प्रेजेंटेशन को हम ज्यादा डिटेल में बयान कर सकते हैं इन टर्म्स के इनोवेटिव अप्रोचेस सभी में होनी चाहिए, लाइक इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन टर्म्स ऑफ वाटर क्राइसिस, इन टर्म्स ऑफ गैस क्राइसिस। तो इन सब पर भी बात हो सकती है। नाउ आई एम हैंडिंग ओवर समरना अंजुम टू कंटिन्यू द केस स्टडीज ऑफ मिटिगेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह खैर। Good evening, I'm Samarna Anjum and today I am explaining stakeholder engagement. First of all, I explain what is stakeholder. Stakeholder is anyone stake in the project
So anyone has interested, rather that is something that is more in depth and involved, or rather something on our peripheral sidelines. So who are somebody stakeholder? This could be anyone from senior executive, it could be sponsor, it could be direct managers, your team members, it could be end user who's received the delivery. It could be depend who's part of that deliverable against anyone who touched the project. स्टेक होल्डर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ये किसी मसले के नतीजे को देखने में इंटरेस्टेड होते हैं. यह कंपनी खुली है किसी हद तक जाएगी या किस हद तक जाएगी, ये ऑर्गेनाइजेशन ये किसी हद तक जाएगी, या जो मसला है इसका हल होगा या नहीं होगा, ये स्टेक होल्डर्स बताते हैं. स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट क्या है? स्टेक होल्डर एंगेजमेंट डिसीजन मेकिंग पावर है. इसमें स्टेक शेयर होल्डर्स आ सकते हैं, एम्प्लॉयज आ सकते हैं, क्लाइंट्स आ सकते हैं, और ये एक वर्स्ट फील्ड है. स्टेक होल्डर्स इज अ प्रोसेस ऑफ लिसनिंग स्टेक होल्डर्स, communicating their stakeholders, collaborate with stakeholders, and involve stakeholders to achieve organizations' goals and objectives, or to meet stakeholders' expectations. What stake means interest means वो entity जिसका प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट हो, या हो सकता है या वो प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो रहा हो, या हो सकता है उस एंटिटी को स्टेक होल्डर्स का नाम देते हैं, बिकॉज उसका प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है. वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो इनडिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी किस्म का दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है हो, उस एंटिटी को स्टेक होल्डर्स का नाम देते हैं. अब अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें तो स्टेक होल्डर्स आर नेवर मैनेज, दे आर एंगेज. एंगेज मीन्स कोई भी प्रोजेक्ट उसके अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं. ऐसे स्टेक होल्डर्स भी होते हैं जिनका प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होता है, और प्रोजेक्ट में उनका बहुत एक्टिव रोल होता है. और कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स जिनका प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट कम होता है, उनकी पावर कम होती है और इन्फ्लुएंस भी कम होती है, या एक डिफरेंट कैटेगरी ये स्टेक होल्डर्स भी होते हैं. और एक और एस्पेक्ट होता है कि स्टेक होल्डर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि एडवर्सल होते हैं, प्रोजेक्ट के एंटी होते हैं, प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते हैं बल्कि प्रोजेक्ट की मुखालफत में होते हैं. और इसी तरह सपोर्टिवली और एडवर्स सीरियली के दरमियान कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि इनके इनडिफरेंस होते हैं, न्यूट्रल होते हैं. वो ना प्रोजेक्ट को सपोर्ट में होते हैं ना प्रोजेक्ट के एंटी होते हैं. इसलिए स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, इसका मतलब ये है जो स्टेक होल्डर्स हैं या पैसिव हों स्टेक होल्डर्स हों, ऐसे स्टेक होल्डर्स ऑल द टाइम मौजूद होते हैं प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव के दौरान. ऐसे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड देना, उनको इन्वॉइस करना, प्रोजेक्ट के अंदर उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व करना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव हैं या उनके एग्जीक्यूशन हैं उनको ट्रूली ऑफिशियली कम्युनिकेशन करना, और फिर उनकी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना. इन सारे प्रोसेस को हम स्टेक होल्डर एंगेजमेंट कहते हैं. नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इन्फ्लेशन पर रख कर बात करेंगे कि बहुत सारे मसले हैं, जैसे वाटर प्रॉब्लम क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान में, इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस चल रहा है, हाल ही में गैस का क्राइसिस चल रहा है. क्यों चल रहा है? क्योंकि हम अभी स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट इन्फ्लेशन के टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि गैस का क्राइसिस क्यों चल रहा है. आज से 7 साल पहले अगर और 10 साल पहले अगर कि हम उसकी बात करें तो द एरा ऑफ परवेज मुशर्रफ, उन्होंने क्या किया जब पेट्रोल की प्राइसेस हाई हो रही थी,
उन्होंने क्या किया, एक CNG जो कि हम यूज़ करते हैं अब के दौर के अंदर, CNG गाड़ियों में डलने के लिए, जनरेटर में डलने के लिए और घरों में डालने के लिए एक न्यू चीज़ लॉन्च की जिसका नाम है CN, जिसमें सुई गैस डाली जाती है। 7 साल पहले इन्फ्लेशन का क्राइसिस आया था, पेट्रोल क्राइसिस आया, पर पाकिस्तान पर कोई भी ज़रा बराबर इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट आज के दौर में देखा जाए पाकिस्तान के पास लिमिटेड 5 ईयर की गैस मौजूद है। उसके बाद पाकिस्तान भी गैस की क्राइसिस में चला जाएगा। अब इन टर्म ऑफ करेंसी जो गिर रही है, अब हमें इस इन्फ्लेशन में क्या करना चाहिए। अब इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए जो इनोवेटिव आइडियाज़ जो कि हमारे पास टाइम लिमिटेड दिया हुआ है, तो हमने ज़्यादा डिबेट द फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी क्यों है और ये क्या काम करती है, इसके आउटलाइन को हम देखेंगे। एक कंडीशन होती है, ये तो या तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा होता है, यानी मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाती है, प्राइस बढ़ने लगती है। हर आदमी के पास ज़्यादा पैसा होता है, हर आदमी कहता है मैं इस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पे कर दूंगा, हर आदमी ज़्यादा देना चाहता है, तो प्राइस बढ़ती चली जाती है। ठीक है, उस वक्त गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने होते हैं कि वो किस तरह से मनी सप्लायर को कम कर दे, यानी जो मार्केट में पैसा है उस पैसे को कम करते एक काम ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है होती है कि अगर मार्केट के अंदर पैसा बहुत कम है, उस वक्त क्या होगा कि डिफ्लेशन हो जाती है। लोगों के पास पैसा कम होता है तो उस वजह से लोग कम खरीदते हैं। जब कम और कम खरीदेंगे तो उस वजह से क्या होगा, प्राइस और गिरेगी जाती है। मार्केट कम होती है, उसके बाद मैन्युफैक्चर कम बनता है तो उसकी सप्लाई और कम होती है। जब सप्लायर कम होती है, कम बन रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और इस तरह से वो डिमांड गिरने या कम होने लग जाती है और प्राइस भी गिरने और कम होने लग जाती है। उस वक्त क्या होता है कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बहुत कम है, लोगों के पास पैसे बहुत कम है, तो अब गवर्नमेंट को क्या टूल्स इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक है उसको टूल्स यूज़ करना होगा जिससे मार्केट सप्लाई मनी सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ जाए। दो कंडीशन अब यहाँ आएगी कि या तो मार्केट में हो या तो गवर्नमेंट या तो सेंट्रल बैंक को पैसे की सप्लाई बढ़ानी होती है और कहीं पैसों की सप्लाई कम करनी होती है। तो इस काम के लिए गवर्नमेंट दो टूल्स यूज़ करती है, एक को कहते हैं हम फिस्कल पॉलिसी और दूसरी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी यानी सेंट्रल बैंक ये काम करती है कि मार्केट के अंदर देखे कि एक बहुत अच्छी जो है वो तरीका है कि अगर हम बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा जाएं तो सेंट्रल बैंक कहे कहे कि हम सेविंग पर पैसा बहुत कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, ये लोग मार्केट में जो इन्वेस्ट किया है पैसा, उस पैसे को निकाल कर बैंक में रखवा देंगे कि हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। और जब उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, मार्केट से ज़्यादा इंटरेस्ट उनको मिलेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट से निकाल लेंगे पैसा और बैंक के अंदर रखवा देंगे। इससे क्या होगा कि जब मनी सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लोग मार्केट से निकाल कर बैंक में रखवाएंगे। अब बॉन्ड्स वगैरह है, बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है कि आप बॉन्ड खरीदें, हम इतना इंटरेस्ट देंगे, तो लोग बॉन्ड तो खरीदते हैं, बजाय मार्केट के उसमें इन्वेस्टमेंट करने के मनी सप्लाई की तरफ
कम हो जाती है, मनी सप्लाई इस तरह कम हो जाती है। और दूसरी तरफ जब इसका उल्टा होता है तो मनी सप्लाई कम होती है, तो सेंट्रल बैंक पैसा बढ़ाना चाहती है। क्या करती है कि वो इंटरेस्ट रेट को एकदम कम कर देती है। जबकि इंटरेस्ट रेट कम करने की करेगी तो लोग क्या सोचेंगे कि हम अब तो बैंक में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, निकालो मनी, निकालो और क्या करो, मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। तो मार्केट में इन्वेस्ट करने में अगर अगर तो मार्केट में हम इन्वेस्ट कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगी, हमारी बढ़ेगी, बढ़ने लगेगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को। एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है ऑटोमेटिकली, और जब इनकम बढ़ती है तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ता जाता है, और इस तरह और प्राइस भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अगर आप हमें एग्जाम्पल्स को देखें। और अब मैं कंटिन्यू करूँगा। यहाँ से असल में बात शुरू होगी कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी की। यानी बात को जब तक हम कन्वे नहीं करेंगे, बात हमारी क्लियर नहीं होगी, तब तक कोई एक्शन नहीं लेगा। सिमिलरली बैलेंसिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, ज़बानी पता लग रहा है कि शॉर्ट टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशन जो करंटली पाकिस्तान फेस कर रहा है, दैट्स नॉट गुड। बट अगर हम अभी इस सिचुएशन को देखें तो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, एंड द पॉलिसी मेकर्स का ये एम होना चाहिए कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी के साथ उस पॉलिसी मेकर्स जो है उसके खिलाफ पॉलिसी बनाएं। एंड द थर्ड वन इज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। यानी जैसे हम सबको पता है कि हर काम करने के लिए, हर ऐसा काम करने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज ऐसी रखें कि जो काम हम करना चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो और वो स्ट्रैटेजीज 110% एप्लीकेबल हो। अब जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक अब शुरू हो रहा है वो है पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। पाकिस्तान पॉलिसी मेकर्स मस्ट मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर अप्रोच टू इन्फ्लेशन मैनेजमेंट एंड अडेप्ट टू चेंज इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इमर्जिंग challenges. Flexibility allows for timely adjustments to monetary, fiscal, and regulatory policies to address evolving inflationary pressures effectively. सेम वही मेरी बात कि जब तक गवर्नमेंट हमारी मॉनेटरी, फिस्कल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज को इम्प्रूव ना करे, जब तक वो फिस्कल पॉलिसीज को फिर से इम्प्रूव ना करे, आई डॉट ई, द वन हु अर्न्स द मोस्ट पेज द मोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि द वन क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी बनाओ कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम कर दिए जाए थोड़े से। द हायर द इंटरेस्ट रेट्स द लोअर द पीपल अटेन द अमाउंट फ्रॉम अ बैंक। जितने इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे उतने ही कम रेट होगा फॉर द पीपल टू अटेन अ लोन। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के रिलेटेड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी इफेक्टिवनेस आर एसेंशियल टू इंश्योर दैट इंटरवेंशंस रिमेन aligned with Pakistan's inflation mitigation goals. Regular assessments help policymakers identify areas for improvement and make informed decisions to achieve desired outcomes. जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक वापस कुछ नहीं आएगा। अब क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशंस, कोलैबोरेशन विद ग्लोबल पार्टनर्स। जैसे हम सबको पता है, जब तक एक इकोनॉमी ग्लोबली इफेक्ट ना करे तब तक वो इकोनॉमी नहीं इंप्रूव कर सकती। जैसे कि हम बाहर के ममालिक को हम एनालाइज करते हैं, वी आर अज्यूमिंग इंडिया, वी आर अज्यूमिंग अमेरिका, दीज इकोनॉमीज, वी आर एनालाइजिंग द इकोनॉमी ऑफ चाइना, वी आर एनालाइजिंग के कोई भी इकोनॉमी जब तक वो इंटरनेशनली लिंक ना करे तब तक वो इकोनॉमी इंप्रूव नहीं कर सकती। इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है उनका सोल्यूशन अब्रॉड की इकोनॉमीज को देखकर, उनसे सीख कर भी आ सकता है। शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन इंप्रूव द इकोनॉमीज इन्फ्लेशनरी कंडीशंस। नेक्स्ट स्लाइड है पब्लिक परसेप्शन एंड ट्रस्ट। आवाम का नज़रिया और ट्रस्ट इकनॉमी में बहुत ज़रूरी है, जो कि गवर्नमेंट, बिजनेसेस और आपस के रिलेशन को बहुत अफेक्ट करता है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट अपने एक्शन या डिसीजंस पर पूरे उतरते हैं तो आवाम का ट्रस्ट बिल्ड होता है, पब्लिक उन पर बिलीव करती है। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट अपने एक्शंस में इम्प्योरिटी रखती है तो आवाम का ट्रस्ट अफेक्ट होता है। जैसे जब भी पाकिस्तान का 5 साला बजट आता है तो उसमें हमेशा प्रोटेस्ट वगैरह आते हैं।
क्यों? क्योंकि मुल्क का गवर्नमेंट के ऊपर से ट्रस्ट कम हो जाता है कि हमें जिन चीज़ों के ऊपर पैसे देने चाहिए थे शायद उस पे नहीं दिए गए, और जिस पे नहीं देने चाहिए थे उस पे ज़्यादा लगा दिए गए, और ये डिस्ट्रस्ट, रिटेलिएशन या कंट्रोवर्सी पैदा करती है। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ को आवाम तक क्लियर पहुंचाए, वो अपने डिसीजंस पर प्योर रहे, आवाम के कंसर्न को एड्रेस करे, उसे आइडेंटिफाई करे, उसे बेहतर करने के लिए स्टेक होल्डर्स से फीडबैक ले, ताकि आवाम का ट्रस्ट भी बहाल रह सके। नेक्स्ट वन इज़ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट किसी भी इंडस्ट्री के इनोवेशन शेपिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए जो भी हमारे पास रेगुलेशंस हैं, ज़रूरी है कि वो हमें सेफ्टी, फेयरनेस, क्लियरिटी एंड एथिकल कंसिडरेशंस प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो क्लियर और कंसिस्टेंट रेगुलेशंस प्रोवाइड करे, जो कि बिजनेस और जो हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं इनके ट्रस्ट में हेल्प कर सकें। इसी के साथ हमारे पास है मार्केट एफिशिएंसी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब जहां मार्केट की एफिशिएंसी ज़रूरी है, वहीं कंज्यूमर की प्रोटेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। जब हम पॉलिसीज़ डिज़ाइन करें तो हमारे लिए ज़रूरी है कि इन दोनों की बैलेंसिंग को हम पेश नज़र रखें। पाकिस्तान के रेगुलेटर्स को एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए जो मार्केट एफिशिएंसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन दोनों को प्रमोट करें। सो द नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशन लिटरेसी। अब चूँकि पूरे प्रेजेंटेशन में हमने इन्फ्लेशन और इसके इफ़ेक्ट को डिस्कस किया है, तो इसको कंक्लूड करने से पहले दो चीज़ें ऐसी हैं जिसे मुझे लगता है कि हमें डिस्कस करनी चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है फाइनेंशियल लिटरेसी। जिससे मुल्क में तालीम की इतनी कमी है, वहीं पे फाइनेंस की और इकोनॉमी की समझ होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो हमें ग्राफ में विजिबल है कि हमारे पास मुल्क के आधे से ज़्यादा 53% आवाम ऐसी है जिन्हें बेसिक बैंक अकाउंट का एक्सेस ही नहीं है। ऐसे लोगों को डिजिटल करेंसी के बारे में समझाना या उन्हें पॉलिसी की का मिटिगेशन प्लान समझाना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। सो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम पे फोकस करने की ज़रूरत है कि वो ऐसे फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम बनाए जिससे वो सेगमेंट जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, वो इफ़ेक्ट हो। जैसे अगर हमारे पास फार्मर हैं, तो अगर उनको हम एक कमरे में जमा करके ये समझा सकते हैं कि खाद का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है या बीज कौन से क्वालिटी का होना चाहिए, तो हम उन्हें ये बात भी समझा सकते हैं कि उन्हें अपनी इनकम को गवर्नमेंट को किस तरह डिस्क्लोज़ करना चाहिए, उस पर टैक्स कितना बनता है, या गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी चीज़ पे फार्मर्स को स्पेशल सब्सिडी है, या उनको किस तरह से अपनी सेविंग बैंक अकाउंट में रखनी चाहिए। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो ओवरऑल सिर्फ इस तबके को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि माशरे में सोशल कोहेजन को और इक्विटी को प्रमोट करने में हेल्प करेंगी। सेकंड मेजर पार्ट जो इस टाइम पे फाइनेंशियल लिटरेसी में बहुत पीछे है, वो हमारे पास है ख़वातीन का। अगर लास्ट ईयर 2022 के सर्वे के अकॉर्डिंग देखें, तो जहां मर्दों में फाइनेंशियल लिटरेसी पेनिट्रेट कर चुकी है, वहीं पर ख़वातीन में 15% से भी कम है। दैट्स मीन 85% ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है। तो हमें ऐसे पॉलिसीज़ को टारगेटेड बनाने की ज़रूरत है जो उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर सके, और इस सेक्टर के जो लोग हैं उनकी नीड को समझें, उसके मुताबिक हम इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ डिज़ाइन करें, ताकि ओवरऑल हम अपने पॉलिसीज़ की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। नेक्स्ट स्लाइड में हम एथिकल कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं कि जब हम कोई पॉलिसी मुल्क में डिसाइड करते हैं, अब चूँकि वो उसका इम्पैक्ट पूरे पब्लिक पे आना है, तो सामने से रिटेलिएशन हमारे पास आ सकती है। तो हमें हमेशा सर्टेन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। फर्स्ट हमारे पास होता है कि हम किसी रिलीजियस पार्टिकुलर सेक्ट की सेंटिमेंट को हर्ट ना कर रहे हों, हम किसी पार्टिकुलर जेंडर को फेवर ना कर रहे हों, या हम लीगल या लॉ से बाहर जाकर कोई बात ना कर रहे हों। सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट चीज़ जो कि इसमें मेंशन है, एडवर्टाइजिंग अपील, यानी जो भी पॉलिसी हमने बनाई है
वो हम पब्लिक तक किस तरह पहुंचा रहे हैं। हमारे मैसेज में कोई कंट्रोवर्शियल बात तो नहीं है जिससे हमें रिटेलिएशन आए, तो हम उससे अवॉइड करते हैं। तो जब हम सर्टेन सेगमेंट की नीड को समझेंगे या उसके मुताबिक पॉलिसीज़ बनाएंगे या सब्सिडी देंगे, तो हर सेगमेंट का बंदा अपने हिसाब से खुश होगा और वो सुकून में रहेगा। जिस तरह हमारे पास टैक्स ब्रैकेट की एग्जांपल है कि किसके ऊपर कितना बर्डन डाला जाए, ये उसकी एनुअल इनकम डिसाइड करती है। ये एक गवर्नमेंट की अप्रोच है ये देखने के लिए कि किस पे कितना बर्डन डाला जाए और कैसे इक्विटी मार्शे को लेकर चला जाए। एंड टू कंक्लूड इन द एंड, हमने ये देखा कि इकोनॉमिक इन्फ्लेशन होने पे किस चीज़ पे इम्पेक्ट पड़ता है। सबसे पहले परचेसिंग पावर पे, क्योंकि जो चीज़ पहले हम ख़रीद पा रहे थे या तो अब हम वो बहुत कम परचेज़ कर रहे हैं या अब हम परचेज़ ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा, उनकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, तो मुल्क की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट रोलिंग में जा सकती थी या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती थी, वो कम हो जाएंगी। सेकेंडली, हमने डिस्कस किया कि हम कौन से तरीके यूज़ कर सकते हैं इस मिटिगेशन को कम करने के लिए। तो इस पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे सब्सिडीज़ टारगेट कैसे बनाई जा सकती हैं, प्राइस कंट्रोल के कौन से मैकेनिज़्म यूज़ कर सकते हैं, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, डिजिटल करेंसी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है या नहीं करवाई जा सकती है बेस्ड ऑन दी financial literacy. So these are some major factors जिस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। सो ओवरऑल इन्फ्लेशन ज़रूरी इसलिए है कि जब तक हम पुरानी चीज़ों में अटके रहेंगे और नए दौर की नई नीड के हिसाब से जो नए टूल्स मौजूद हैं उनको यूज़ करते हुए हम सॉल्यूशंस सामने लेकर नहीं आएंगे, तो हम अपनी पॉलिसीज़ को भी इफ़ेक्टिव नहीं बना सकते हैं। एंड इन द एंड, अब चूँकि इन्फ्लेशन फैक्टर ऐसा है जो हर किसी को अफेक्ट करता है, तो ज़रूरी है कि हर कोई यानी हर स्टेक होल्डर इसको रिज़ॉल्व करने में अपना अहम किरदार अदा करे। पब्लिक अपने टैक्स का ख़याल रखे, अपने इनकम डिस्क्लोज़ करे, अपनी सेविंग को बैंक्स में रखे ताकि उससे मज़ीद मनी क्रिएट की जा सके, या अगर प्राइवेट सेक्टर है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को मुल्क में यूज़ करे। जो पॉलिसी मेकर हैं वो ओवरऑल पब्लिक को कंसिडर करे, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो सारे रेगुलेशंस का ख़याल रखे। तो अगर हर पार्टी अपना रोल ठीक तरह से परफॉर्म करेगा तो हम इन्फ्लेशन को बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। थैंक यू।